मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं हिस्ट्री की इस एमसीक्यू वाली सीरीज में शशि आईएएस एकेडमी पर। आज हम फिर उन्हीं चिंटू पिंटू वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे ही जाते हैं। जैसा कि बात करते हैं, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि जब साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का पुनरीक्षण करने भारत आया था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? जब साइमन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1919 का पुनरीक्षण करने भारत आया तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन कहता है कि स्टेनले बॉल्डविन, दूसरा ऑप्शन कहता है डेविड लॉयपेड, और तीसरा ऑप्शन कहता है रैमसे मैकडोनाल्ड, और चौथा ऑप्शन कहता है मिंटो। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। स्टैनले वेल्डिन के बारे में बात करते हैं तो ये जो है एक तरीके से दोस्तों इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इनके बारे में बात करते हैं तो इन्होंने ये पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। इनके बारे में सबसे खास बात ये है कि 1923 से लेकर 1924 में क्या था कि एक पहली बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। कौन थे? स्टैनले बॉल्डविन थे। ठीक है, इनका नेम ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा मेरे प्रिय साथियों। प्रश्न ये है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? पहला ऑप्शन कहता है दोस्तों 13 अगस्त 1919 को, और दूसरा ऑप्शन कहता है कि 13 अप्रैल 1919 को, और तीसरा ऑप्शन कहता है 13 जनवरी 1919 को, और चौथा ऑप्शन कहता है 13 जून 1919 को। बड़ा प्यारा प्रश्न है ना। ऐसे प्रश्नों को आप तुरंत ही जवाब दे देंगे क्योंकि आप जानते हैं कि ऐसे प्रश्न को जवाब देने में तो हमको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आप पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, वेल ट्रेंड, वेल तैयार हैं ऑलरेडी। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को क्या होता है? जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर रवींद्रनाथ टैगोर क्या करते हैं? नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर देते हैं। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि बात करते हैं, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था? पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था। पहला ऑप्शन कहता है चार्टर अधिनियम 1773, दूसरा ऑप्शन कहता है चार्टर अधिनियम 1793, तीसरा ऑप्शन कहता है चार्टर अधिनियम 1813, चौथा ऑप्शन कहता है 1833। बड़ा ही प्यारा प्रश्न है, जवाब देने में आपको संकोच तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर तैयारी आपकी अच्छी नहीं है तो आप लगातार प्रश्नों को सॉल्व करते चलिए हमारे साथ, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप प्रश्न को स्किप करते हैं, आप नहीं देखते हैं वीडियो को, तब भी आपकी तैयारी बेहतर नहीं हो पाएगी। कम से कम नहीं आ रहा तो एक बार प्रयास करिए, प्रयास नहीं कर रहे हैं तो कम से कम देखते चलिए वीडियो को, कुछ तो समझ में आएगा, ये मान के चलिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों 1813 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा। चार्टर अधिनियम 1813 में क्या हुआ? पहली बार शिक्षा के लिए धन मुहैया कराया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं, इस अधिनियम के द्वारा ही कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया था। तो इसी समय क्या किया गया था कि कंपनी के जो एकाधिकार था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। और किस अधिनियम के तहत दोस्तों? 1813 अधिनियम के तहत, इस बात को ध्यान रखिएगा। चार्टर एक्ट 1813 अधिनियम के तहत, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी गया है कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया था। चलिए अब आइए बात कर दिया गया था 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं पर्सिया के शासक नादिर शाह ने भारत का कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन लूटा था। उसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था? आपको ये बताना है। तो पर्सिया का जो शासक था नादिर शाह, इसने क्या किया? भारत का कोहिनूर हीरा और मोर सिंहासन को लूटा था, और इसने मुगल सेना को करनाल में कब हराया था दोस्तों? आपको ये बताना है। 1720 में, 1739 में, 1749 में, 1761 में। बड़ा प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा बी सही हो जाएगा। 1739 के बारे में बात करते हैं तो 1739 में क्या हुआ था? नादिर शाह ने क्या किया था? मुगल सेना को हराया था।
आइए एक बार इसके बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल अगर देखा जाए तो जो पर्सिया का शासक था वो ईरान, जो पर्सिया है वो ईरान में है, ठीक है। तो वहाँ का शासक जो नादिर शाह था, इसने क्या किया था, 24 फरवरी 1739 को मुगल सेना को करनाल में हराया था। 24 फरवरी 1739 को, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रश्न ये है कि 1956 के दौरान राज्यों की पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद का विभाजन किनके बीच में किया गया था। फिर से एक बार क्वेश्चन, 1956 के दौरान क्या हुआ था, राज्यों का पुनर्गठन हुआ था और पुनर्गठन के समय में हैदराबाद का विभाजन किया गया और किसके बीच में किया गया था, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक। बड़ा प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं है, प्रयास तो कर ही लीजिए। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, आइए देख लेते हैं। तो जो इसका आंसर था दोस्तों वो हो जाए, सॉरी इसका जो आंसर हो तीसरा से हो जाएगा। 1956 में जब क्या हो रहा था, राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था भाषा के आधार पर। तो भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था तब हैदराबाद का जो विभाजन किया गया था आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में किया गया था। आइए एक बार इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझ लेते हैं ताकि सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाए। देखिए 1956 में राज्य पुनर्गठन के दौरान हैदराबाद रियासत के मराठी भाषी क्षेत्र को बॉम्बे यानी कि महाराष्ट्र में शामिल किया गया और कन्नड़ भाषी क्षेत्र को मैसूर यानी कर्नाटक में शामिल किया गया और तेलुगु जो बोलने वाले लोग थे उन्हें आंध्र प्रदेश में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा, जो मराठी बोलते थे उन्हें महाराष्ट्र में शामिल किया गया, यानी कि उनको महाराष्ट्र में, उन लोगों को महाराष्ट्र में उस क्षेत्र में एक क्षेत्र को महाराष्ट्र दे दिया गया, यानी कि महाराष्ट्र में बदल दिया गया। और जो कन्नड़ बोलते थे उन्हें मैसूर यानी कर्नाटक क्षेत्र में रख दिया गया, उनकी जनसंख्या या लोगों को। और जो तेलुगु बोलते थे उनको आंध्र प्रदेश में शामिल कर लिया गया, उन लोगों को, ठीक है। तो भाषा के आधार पर क्या होता है, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, जब भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था तो किस आधार पर किया जा रहा था, धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर। तो ध्यान रखिएगा, भाषा के आधार पर क्या किया गया था, राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। और भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया था, भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा किया गया था वो धर्म के आधार पर बंटवारा किया गया था, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम, तो एक बार इस प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ना चाहूँगा, बीच में कोई आ गया था। जैसा कि बात करते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्र में ऊपरी सदन के कितने सदस्य सांप्रदायिक आधार पर चुने गए थे। पहला ऑप्शन कहता है 156, दूसरा ऑप्शन कहता है 150, तीसरा ऑप्शन कहता है 104 और चौथा ऑप्शन कहता है 125। तो प्रश्न अच्छा है, जल्दी से जवाब दीजिए। ये सारे चिंटू पिंटू वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न के जवाब के बारे में बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, ध्यान रखिएगा। दरअसल यहाँ बताया गया कि ऊपरी सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा गया था और जिसमें 260 सदस्य होते थे और 260 सदस्यों में से 156 सदस्य जो हुआ करते थे वो प्रांत के हुआ करते थे और 104 जो सदस्य हुआ करते थे वो देशी रियासतों से हुआ करते थे, जो उनका प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व करते थे। और 156 सदस्यों में से अगर देखा जाए तो 150 सदस्यों का जो चुनाव किया जाता था वो चुनाव सांप्रदायिक आधार पर किया जाना था। और सांप्रदायिक आधार का मतलब हो जाता है हिंदू मुस्लिम सिखों के लिए सीटें आरक्षित करनी थी, ठीक है, यानी कि हिंदू मुस्लिम सिखों के लिए सीटें आरक्षित, ठीक है। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न का जवाब दीजिएगा। प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का समावेश और धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं का विकास यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग भारत में जिम्मेदार सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। उपरोक्त कथन को किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन कहता है मॉन्टेगू घोषणा, दूसरा ऑप्शन कहता है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा ऑप्शन कहता है महारानी विक्टोरिया की घोषणा और चौथा ऑप्शन कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाता है वो पहला सही हो जाता है, मॉन्टेगू घोषणा के बारे में। तो प्रशासन की प्रत्येक शाखा में भारतीयों का समावेश, धीरे धीरे स्वशासी संस्थाओं का विकास और यह ब्रिटिश साम्राज्य के अभिन्न अंग भारत में जिम्मेदार सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर किस नाम से जाना गया है, मॉन्टेगू घोषणा पत्र के नाम से जाना गया है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो एडविन सैमुअल मॉन्टेगू और लॉर्ड चेम्सफोर्ड द्वारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार प्रस्तुत किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सरकार और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, सरकार और प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना था, इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए अब इसी के साथ बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार में कौन से बिंदु शामिल थे, वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक व न्यायिक सुधार में कौन से बिंदु शामिल थे। पहला ऑप्शन कहता है कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, दूसरा ऑप्शन कहता है जमींदारों के न्यायिक कार्य की समाप्ति, तीसरा ऑप्शन कहता है आपराधिक न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति। बड़ा अच्छा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए। अगर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, प्रयास तो कर ही लीजिए एक आध बार। तो जैसा कि बात करते हैं इसके आंसर के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि ए बी सी डी तीनों ही सही है। वारेन हेस्टिंग के प्रशासनिक एवं न्यायिक सुधार में अगर देखा जाए कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना भी की गई थी, बिल्कुल सही है। जमींदारों के न्यायिक कार्य की समाप्ति भी की गई थी, बिल्कुल सही है। आपराधिक न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी, बिल्कुल सही बात है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग जो था एक तरीके से 28 अप्रैल 1772 से लेकर 20 अक्टूबर 1774 तक क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग ही था। चलिए अब आइए बात करते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के नेता थे, 1857 के समय के विद्रोह के नेता थे, वे आधुनिक राज्य से संबंधित थे। मतलब वे किस राज्य से संबंधित थे, बिहार के बारे में बात करते हैं, झारखंड और राजस्थान, उत्तराखंड। बड़ा प्यारा प्रश्न है, जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। तो इसका जो जवाब हो जाएगा, सारे छात्र बहुत आसानी से दे रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार सही हो जाएगा। तो कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे और उनका जो संबंध था दोस्तों वो था बिहार से था। बड़े बेहतर राजा थे, इनके बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये जगदीशपुर जो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये बिहार में जगदीशपुर है, वहीं से ये आंदोलन करते थे। और एक मिनट, राजा कुंवर सिंह जगदीशपुर घराने के राजसी छत्री थे और 1857 में जगदीशपुर से आंदोलन का नेतृत्व किया था। हाँ, ये सही है। फिर यह क्षेत्र वर्तमान में अगर देखा जाए तो बिहार के भोजपुर जिले में आता है जगदीशपुर, तो ये जगदीशपुर से भी संबंधित थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जो कि बिहार में ही है। अगला प्रश्न है, आपसे ये पूछा गया है कि आप हमें ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहुविवाह प्रथा प्रचलित है, बहुविवाह प्रथा पर आधारित था। तो जल्दी से जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक बहुविवाह प्रथा पर आधारित था दोस्तों। तो भानुमति, चित्त विकास, दूसरा ऑप्शन कहता है कि कुलीन कुलाश वर्षा और विधवा विवाह और नव नाटक। तो जल्दी से जवाब दे दीजिए मेरे प्रिय साथियों। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो नाटक बहुविवाह प्रथा पर आधारित था वो कुलीन कुलाश वर्षा था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब इसी के साथ हमें बात करना चाहिए अगले प्रश्न के बारे में। प्रश्न ये है कि 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था। विनोबा भावे ने, जवाहरलाल नेहरू ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, एस सत्यमूर्ति ने। तो जवाब दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप हमें ये बता दीजिए। 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसे चुना था। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो आंसर हो जाता है विनोबा भावे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो अगस्त प्रस्ताव के दौरान क्या था कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के लिए सुझाव दिया था और इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुने थे और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुने थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अब आइए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न के बारे में। ये होगा लास्ट प्रश्न, क्योंकि मुझे पता है अभी थोड़ा से आप लोगों को टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग ज़्यादा देर तक क्लास नहीं देख पाते हैं ना, तो थोड़ा से टाइम मैं देता हूँ। इसके बाद 20 मिनट के बजाय 15 मिनट के बजाय 30 मिनट की भी क्लास होने लगेगी। आप लोगों के पर निर्भर करता है, आप लोग जैसा कहेंगे। गांधी इरविन समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए।
तो 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931 और 7-8 बताइए जल्दी से। तो इस प्रश्न का जवाब तो वैसे कोई गलत कर ही नहीं पाएगा, सॉरी कोई गलत करेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है इसका आंसर। ठीक है, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में समझ लेते हैं। दरअसल इस समझौते में पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड इरविन, इसने हस्ताक्षर किया था। और यह जो हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से ठीक पहले ही हुआ था, ये बातें भी ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं, प्रश्न का जवाब दीजिएगा। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? पहला ऑप्शन कहता है सिराजुद्दौला, दूसरा ऑप्शन कहता है मीर कासिम, तीसरा ऑप्शन कहता है मीर जाफ़र और चौथा ऑप्शन कहता है नजीमुद्दीन अली खान ना। तो जल्दी से जवाब दीजिए। बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के गवर्नर की गद्दी पर किसे बैठाया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा मीर जाफ़र हो जाएगा, जो कि आप जानते ही हैं मीर जाफ़र। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा ना, सॉरी सी सही हो जाएगा, क्योंकि मीर जाफ़र की बात कर रहे हैं ना कि मीर कासिम। तो आइए एक बार थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो या लड़ाई हुई थी 1764 में, और इस लड़ाई के बाद क्या था, बंगाल का जो नया नवाब बना था वो मीर जाफ़र था। मीर जाफ़र को ही एक तरीके से कह सकते हैं अंग्रेज़ों का गधा भी कहा गया है ना, ये बड़ा ही बेकार इंसान था, ये समझ लो। ठीक है, ये इसके बारे में जितनी भी अपशब्द कहा जाए वो कम है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न के बारे में जवाब दीजिएगा। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी, सादत अली खान के द्वारा, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। जवाब दीजिएगा, जल्दी से जवाब दीजिए मेरे प्रिय साथियों। सभी लोग जवाब दे ही रहे हैं, क्योंकि सभी ठीक ठाक मतलब तैयारी किए हुए हैं, सारे छात्र हमारे, और जो हमारे नए साथी जुड़ रहे हैं वे लोग भी कहीं ना कहीं पढ़े ही होंगे। तो देखिए, अगर आपको नहीं भी आता है ना, तब भी आपको देखना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, सोचते हैं हमें एक भी प्रश्न नहीं आ रहा, छोड़ो, जब हमें आने लगेगा तब हम देखेंगे। लेकिन आप सोचो एक बार, आपको कब आने लगेगा, कब आप देखेंगे? तो मेरा मानना है कि अभी आप देखते चलिए, जब आने लगेगा तो आप देख लीजिएगा, उस समय आने लगेगा तो फिर दोबारा देख लीजिएगा, और इससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी, आप बेहतर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा। ठीक है, मीर कासिम को ध्यान रखिएगा। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? मीर कासिम के साथ लड़ी गई थी। मीर कासिम जो था बंगाल का नवाब था, और अवध के नवाब मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। और इसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ना। निम्नलिखित में से कौन अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी था? निम्नलिखित में से कौन अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी था? पहला ऑप्शन कहता है मुर्शीद कुली खान, दूसरा ऑप्शन कहता है शहादत खान, और तीसरा ऑप्शन कहता है आशफ उद्दौला, चौथा ऑप्शन कहता है सिराजुद्दौला ना। जल्दी से जवाब दीजिए दोस्तों। ये सारे चिंटू पिंटू वाले हैं ना क्वेश्चन, आराम से आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है ना, क्योंकि भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आए ही सारे प्रश्न ना। चलिए बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, अली वर्दी खान का जो उत्तराधिकारी था वो था सिराजुद्दौला था। ठीक है, इसी के समय में क्या हुआ था, ब्लैक होल की घटना भी हुई थी सिराजुद्दौला के समय में, इसने ही ब्लैक होल की घटना किया भी था। ठीक है, अंग्रेज़ों को बंदी बना के डाल दिया था। मिर्ज़ा मोहम्मद सिराजुद्दौला, जिन्हें सिराजुद्दौला के नाम से जाना गया है, और बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे, और वह अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी था। और दरअसल क्या हुआ था, 1757 में जब प्लासी का युद्ध हुआ था तब इसकी हार हुई थी। किसकी? सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अब देखिए, एक प्रश्न आप सॉल्व करते हैं, इसी के साथ मैं 2-3 प्रश्न आपको बता देता हूं, और इससे आपके ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। आप सोचिए, आप इस प्लासी के युद्ध को भूल गए थे, लेकिन अब आपको याद हो गया। बाकी मर्जी आपकी है, अगर आप पूरी क्लास को देखते हैं तो ठीक है, आपको ही फ़ायदा होगा, नहीं देखते हैं तो फिर वो तो आप जानते ही हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।